हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर आप 12th में हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री के 8 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को जो बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आते हैं, और इस बार भी 99% चांस है कि इन 8 टॉपिक में से कोई ना कोई टॉपिक तो आएगा ही आएगा। तो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप फिजिक्स के क्वेश्चन बताते हैं, फिजिक्स के टॉपिक बताते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के क्यों नहीं बताते। तो चलिए हम केमिस्ट्री का भी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो मैं मजबूती के साथ काम करूंगा, और आप लोगों को अगर हमारे साथ रहना है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं समझ लीजिए आप हमारे फैमिली मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को। तो 2023 बोर्ड एग्जाम अब ज्यादा दिन नहीं है, और अब आपके पास इतना समय नहीं है कि घूमिए टहलिए इधर उधर, क्योंकि आपको पढ़ना है और आपको केमिस्ट्री में टॉप करना है, 65+ लेकर आना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं वो कौन कौन से 8 टॉपिक होंगे। देखिए ये 8 टॉपिक कौन कौन से हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहले रहेगा क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। देखिए स्टूडेंट, अब मैं ऐसा सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज टॉपिक को बताऊंगा। आज के इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था, ठीक है, इस चैप्टर के हम टॉपिक को पढ़ेंगे। इस चैप्टर से 8 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। ऐसे ही हम चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम ठोस अवस्था के पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम विलयन चैप्टर के पढ़ेंगे, फिर विद्युत रसायन के पढ़ेंगे। ऐसे अगर आप लोग तैयारी करेंगे आपको टॉपर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन आपको हमारे साथ रहना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले टॉपिक कौन कौन सा पढ़ेंगे। देखिए क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस। देखिए एक एक को अभी मैं बताऊंगा अच्छे से आंसर के साथ, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ना है, कॉपी और पेन लेकर बैठना है एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। इसके बाद में हम पढ़ेंगे संकुलन क्षमता, व्हाट इज पैकिंग इफिशियंसी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एफ केंद्र, फिर हम पढ़ेंगे सातकी दोष, फिर हम पढ़ेंगे फ्रेंकल दोष। अब इसमें से जो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो ये हैं, साटकी दोष और फ्रेंकल दोष। इनके आने के चांसेस 99% होते हैं, इसीलिए मैंने इन सभी टॉपिक को, तो ये सभी टॉपिक जो हैं वो ठोस अवस्था चैप्टर के हैं। अब हम एक एक को पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस को, यहां पर बा लिखा है लेकिन ये क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्रिस्टलीय ठोस, ये आपका, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है, व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर इसे हम एक भाषा में कहें तो क्या कहेंगे, उत्तर देखिए इसका क्या होगा। वे ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है क्रिस्टल ठोस कहलाते हैं या क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिसमें जो अवयवी कण है उनकी व्यवस्था दीर्घ परासी होती है। अगर आप क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था लघु परासी होगी। अब ये दीर्घ परासी क्या है, लघु परासी क्या है, अभी मैं बताऊंगा। पहले ये जान लीजिए इसका एक और डेफिनेशन है, वह ठोस जिनके अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होती है उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, यानी कि इनके अवयवी कण निश्चित क्रम में होते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए अवयवी कण क्या है, देखिए कोई भी ठोस बनता है तो छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। समझ में आया, उसमें छोटे छोटे अवयवी कण होते हैं, ठीक है। तो यही देखिए वे ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। दीर्घ परास व्यवस्था का मतलब, जैसे मैं एक चित्र बनाता हूं, ये देखिए एक चित्र मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं, आप लोगों को सिर्फ अच्छे से ध्यान से समझना है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हम बनाएंगे, थोड़ा अच्छे से मैं यहां पर नहीं बना सकता हूं, ठीक है, और भी अच्छा आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे ऐसे हम बनाते हुए चले जाएंगे, थोड़ा बेटर तरीके से, गैपिंग बिल्कुल भी नहीं करना, मैं गैपिंग भी कर रहा हूं, ठीक है। देखिए अब यहां से बना देंगे हम,
ठीक है, ऐसे। तो देखिए जो इसमें अवयवी कण है वो एक निश्चित व्यवस्था में है। अब ऐसे ऐसे ये भी होता चला जाएगा, ठीक है, यानी कि जो इसका क्रिस्टल है, जैसे अवयवी कण जो होते हैं वो क्रिस्टल में होते हैं, तो इनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है, इनके अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं और काफी लंबी दूरी तक। देखिए इनके क्रिस्टल जो है, ठीक है, क्रिस्टल का जो क्रम होगा, क्रिस्टल अपनी संरचना को एक लंबी दूरी तक रिपीट करते हैं, उसी को कहते हैं दीर्घपरास व्यवस्था। दीर्घपरास का मतलब लॉन्ग, यानी कि इसमें जो अवयवी कण है, इसमें जो क्रिस्टल होंगे वे अपनी संरचना को एक लंबी दूरी तक वो रिपीट करेंगे, क्योंकि इसमें एक निश्चित व्यवस्था होती है। तो वही अवयवी कण जिस प्रकार से हैं वो एक लंबी दूरी तक वैसे ही रहते हैं, इसी को दीर्घपरास व्यवस्था कहते हैं। तो आपका डेफिनेशन क्या होगा, वे ठोस जिनमें अवयवी कण की दीर्घपरास व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल क्या क्या होगा, चांदी, तांबा, सोडियम क्लोराइड आदि, यानी कि हमारा चांदी हो गया, तांबा हो गया, सोडियम क्लोराइड, ये सब क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं जब समझाता हूं तो आपके दिमाग में आसानी से आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ। दूसरी कंडीशन अब देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, उसी का उल्टा। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब एमॉर्फस सॉलिड। इसमें क्या होता है, वह ठोस या एक ठोस अक्रिस्टलीय कहलाता है जब इसके अवयवी कणों की लघुपरास व्यवस्था होती है। जैसे उसमें अवयवी कण कुछ अच्छे से ऐसे ऐसे एक सीरियल वाइज थे, ठीक है, लेकिन इसमें जो अवयवी कण होंगे उनकी व्यवस्था जो होगी कुछ इस प्रकार से होगी, कहीं यहाँ पर इस प्रकार से अवयवी कण हैं, कहीं इस प्रकार से हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे थोड़ी मतलब इनकी अनिश्चित व्यवस्था पाई जाती है। तो ये अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं और इसमें जो क्रिस्टल होते हैं वो अपनी संरचना को एक लंबी दूरी तक रिपीट नहीं करते हैं, इसी को हम बोलेंगे लघुपरास व्यवस्था। दीर्घपरास का मतलब जो हमारे ठोस में क्रिस्टल हैं वो अपनी संरचना को एक लंबी दूरी तक वो रिपीट करते हैं, तो वो दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। लघुपरास का मतलब जो क्रिस्टल है वो अपनी संरचना को एक लंबी दूरी तक रिपीट नहीं करता है, दैट्स अ लघुपरासी व्यवस्था। और इसकी जो व्यवस्था, इसमें जो अवयवी कण होते हैं ये छोटे छोटे, इनकी जो व्यवस्था होती है वो अनिश्चित होती है। ठीक है, अवयवी कण, इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था अनिश्चित होती है, यानी कि इनकी संरचना अनिश्चित होती है, कोई निश्चित संरचना इसकी नहीं होती है। इसके भी उदाहरण हम जानेंगे क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि उदाहरण के बिना होगा नहीं कुछ। तो इसके उदाहरण समझ लीजिए यहां पर, उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में इसके क्या क्या होंगे, जैसे आपका कांच हो गया, ग्लास, ठीक है, कांच हो गया, रबड़ हो गया, रबड़ हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया। देखिए अभी फर्स्ट चैप्टर हम लेकर चल रहे हैं, आप लोगों को आगे आगे मैं चैप्टर बताऊंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है, सिर्फ आपको अच्छे से समझना है, मैं चैप्टर वाइज टॉपिक आपको बताऊंगा। तो ये होगा अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल, कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि। ठीक है, तो ये अक्रिस्टलीय ठोस हो गए। तो दोनों में क्या देखने को मिला, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण लघुपरास व्यवस्था में होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस में सॉरी दीर्घपरास व्यवस्था में होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण लघुपरास व्यवस्था में होते हैं। बस यही इसका डेफिनेशन होगा, एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए एक एक को हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, अब देखिए यहां पर नेक्स्ट हमारा है आणविक ठोस से आप क्या समझते हैं। ठीक है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। आणविक ठोस क्या होता है बताइए आप लोग। आणविक नाम से स्पष्ट है ना, आणविक यानी कि इसमें जो अवयवी कण होंगे वो कौन होंगे, अणु होंगे, यानी कि मॉलिक्यूल्स होंगे, नाम से स्पष्ट है। तो देखिए जिन ठोसों में के क्रिस्टल जालक सरल विविक्त अणुओं से बने होते हैं ये आणविक ठोस कहलाते हैं। यानी कि आणविक ठोस के जो क्रिस्टल जालक होते हैं वो सरल विविक्त अणुओं से बने होते हैं, यानी कि इसमें छोटे छोटे अणु मिलकर आणविक ठोस का निर्माण करते हैं, यानी कि इनके जो अवयवी कण होते हैं वो ठोस होते हैं। देखिए अवयवी कण अणु, परमाणु, आयन कुछ भी हो सकते हैं, तो आणविक ठोस में जो अवयवी कण होंगे वो अणु होंगे, यानी कि जो ठोस छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है उसे हम आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन इस प्रकार से लिख दिया गया है। देखिए जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक सरल विविक्त अणुओं से बने होते हैं ये आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए क्या क्या होगा, आयोडीन, सल्फर, सफेद फास्फोरस आदि। ठीक है, ये सब हमारे आणविक ठोस होंगे। तो आणविक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो अणु होते हैं, यानी कि आणविक ठोस छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। दैट्स अ सिंपल। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें अवयवी कण हमारे अणु होंगे। बस हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, एक एक को नोट कर लीजिएगा, बाद में हम देखा करेंगे। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट हमारा है सहसंयोजक ठोस से क्या अभिप्राय है, यानी कि सहसंयोजक ठोस क्या होता है। ठीक है, सहसंयोजक ठोस, अब बताइए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सहसंयोजक ठोस क्या होता है। देखिए उत्तर देखिए इसका, जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं, मैंने बताया जो अवयवी कण होता है उसमें अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे सहसंयोजक ठोस जो होते हैं इनके अवयवी कण अणु परमाणु होते हैं, मतलब ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। कुछ ठोस अणुओं से मिलकर बने हैं, वो आणविक ठोस होंगे, कुछ ठोस परमाणुओं से मिलकर बने हैं, वो सहसंयोजक ठोस होंगे, कुछ ठोस आयन से मिलकर बने होते हैं, वो आयनिक ठोस होते हैं, जैसे NaCl, KCl, ये सब आयनिक ठोस हैं। समझ में आ रहा है? बता दीजिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, समझ में अगर आ रहा है तो कमेंट करके फिर भी बताइएगा, ठीक है, क्योंकि कमेंट बॉक्स खाली है आप लोगों के लिए। तो देखिए क्या हुआ, जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं वे सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं, और सहसंयोजक ठोस का उदाहरण शायद आप लोगों ने सुना हो। देखिए उदाहरण इसका क्या होगा, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका आदि, यानी कि सहसंयोजक ठोस का उदाहरण जो है हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट एंड सिलिका, ये सब सहसंयोजक ठोस होते हैं, क्योंकि इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो परमाणु होते हैं और ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। दैट्स क्या, सहसंयोजक ठोस। समझ में आ गया? मतलब अवयवी कण का खेल है इसमें, अगर अवयवी कण अणु से मिलकर बना है आणविक ठोस, अगर अवयवी कण परमाणु से मिलकर बना है वो सहसंयोजक ठोस, अगर अवयवी कण आयन से मिलकर बना है वो आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है संकुलन क्षमता। देखिए इसको संकुलन कर दीजिएगा, ठीक है, दैट्स अ पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता, जिसे हम संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता भी बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होने का, दोनों प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। संकुलन क्षमता को परिभाषित कीजिए या संकुलन दक्षता को परिभाषित कीजिए, दैट्स अ सेम टॉपिक। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए होता क्या है संकुलन क्षमता, ध्यान से समझिए, कुछ है नहीं इसमें। क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश संकुलन क्षमता कहलाता है। यानी कि क्रिस्टल में उपलब्ध जितने भी स्थान है, कुल स्थान, यानी कि एक क्रिस्टल जो होता है उसमें जितना भी स्थान है उसमें परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश संकुलन क्षमता कहलाता है। यानी कि एक क्रिस्टल में कितना ज्यादा स्थान है, बहुत ज्यादा है। अब इसमें जो परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान होगा उसी को हम बोलेंगे संकुलन क्षमता। देखिए इतना स्थान परमाणुओं ने घेर रखा है, ये इसकी संकुलन क्षमता होगी। मतलब सिंपल सा है, आप लोग समझिए, क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश संकुलन क्षमता कहलाता है। देखिए यह प्रायः प्रतिशत में व्यक्त की जाती है, यानी कि जो संकुलन क्षमता है ये प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है कि कितना परसेंट है पैकिंग इफिशियंसी, दैट्स डिनोट इन परसेंटेज। ठीक है, आगे देखिए, यदि मान लीजिए किसी क्रिस्टल संरचना की एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ, कोष्ठिका का हुआ आयतन BOCCU, मतलब बी ऑक्युपाइड, परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ आयतन। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, किसी क्रिस्टल संरचना की एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा कोष्ठिका का घेरा हुआ आयतन अगर BOCCU है और एकक कोष्ठिका का कुल आयतन V सेल है तो संकुलन क्षमता क्या होगी बताइए? बहुत ही सिंपल सा है। अब संकुलन क्षमता हम कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिख देंगे यहां पर, संकुलन क्षमता। ठीक है, तो पहले परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ आयतन कितना है, मान लीजिए VOCCU है, वी ऑक्युपाइड, अपान देखिए कुल आयतन कितना है, V सेल, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। ये हमारी संकुलन क्षमता हम ऐसे निकाल सकते हैं, यानी कि एकक कोष्ठिका का परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ आयतन BOCCU अपान कुल आयतन, ठीक है, V सेल, इसकी को इसी इंटू 100 कर देंगे। इस प्रकार से हम संकुलन क्षमता को ज्ञात कर सकते हैं। कुछ है, कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई क्रिस्टल है उसमें परमाणुओं द्वारा जो घेरा हुआ आयतन है उसी को हम संकुलन क्षमता बोलेंगे। ठीक है, तो यदि मान लीजिए किसी क्रिस्टल संरचना की एकक कोष्ठिका
में परमाणुओं द्वारा कोष्ठिका का घेरा हुआ आयतन अगर VOCCU है, V ऑक्युपाइड है और एकक कोष्ठिका का कुल आयतन V सेल है, तो संकुलन क्षमता इक्वल टू हो जा VOCCU अपान V सेल इंटू 100। इस फॉर्मूले से हम संकुलन क्षमता को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। 100 से मैंने गुणा किया ताकि इसको परसेंटेज में हम फाइंड आउट कर दें। ठीक है, ये भी टॉपिक समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी नोट कर लीजिए, तब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। नोट कर लिए स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एफ केंद्र। व्हाट इज एफ सेंटर, यानी कि एफ केंद्र क्या होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये केंद्र क्या है, सेंटर क्या है। देखिए एफ केंद्र होता क्या, ये हमारे क्रिस्टल दोष से रिलेटेड एक टॉपिक है। देखिए वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है एफ केंद्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग अब ध्यान से समझिएगा इसको, एफ केंद्र क्या होता है। मान लीजिए ये एक क्रिस्टल जालक है, ये देखिए अच्छा सा एक क्रिस्टल जालक है। ठीक है, मैं यहाँ पर दो क्रिस्टल जालक बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखिए एक ये है, इसी का भाई है। ठीक है, अब देखिए भाई नहीं है, मतलब एक समझने का तरीका है। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसमें अवयवी कण होंगे, क्योंकि अगर आपका क्रिस्टल जालक है तो उसमें अवयवी कण तो होंगे ही। देखिए ये, लेकिन अभी ये आयन होंगे, जैसे देखिए यहां पर हो गया। ठीक है, वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में, अब यहां पर भी मैं ऐसे बना देता हूं, ये दोनों सेम ही हैं, बस इसमें मुझे बताना है आपको कि एफ केंद्र होता क्या है। ठीक है, ये समझाने का तरीका है। अब देखिए यहां पर एफ केंद्र क्या होता है, यहां पर बहुत सारे आयन है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि धन आयन ऋण आयन धन आयन ऋण आयन धन आयन ऋण आयन। ठीक है, अब ये आपका एक सिंपल क्रिस्टल जालक है, इसका नाम लिखिए क्रिस्टल लैटिस, यानी कि क्रिस्टल जालक। ठीक है, अब ये तो एक सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब मान लीजिए ये एक है, ठीक है, इसमें हमारा ऐसे ही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब यहां पर माइनस यानी कि ऋणायन के जगह यहां पर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ऋणायन, लेकिन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया है। ठीक है, देखिए ये एक सामान्य क्रिस्टल जालक था, इसमें हमारे धनायन और ऋणायन थे, एक अच्छे क्रम में थे। ठीक है, अब क्या हुआ, एक ऐसा ही क्रिस्टल जालक है जिसमें ऋणायन के जगह पर इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया है, तो इसी को हम बोलेंगे एफ केंद्र। ठीक है, एफ केंद्र, क्योंकि वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में, देखिए यहां पर ऋणायन रिक्तिका में, यहां पर ऋणायन होना चाहिए, ये खाली स्थान हो गया और इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया, तो इसी को हम बोलेंगे एफ केंद्र। जैसे देखिए आप लोगों को कभी कभी जब नमक आप देखते हैं, कोई नमक आपको व्हाइट कलर का होता है नमक। ठीक है, जब नमक का देखेंगे ठोस अवस्था में उसको, तो व्हाइट कलर का होगा, और कुछ नमक पीले पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसमें एफ केंद्र उपस्थित हो जाता है, यानी कि जहां पर ऋणायन होना चाहिए वहां पर इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाता है, इसी को हम बोलते हैं एफ केंद्र। तो वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो वो एफ केंद्र कहलाता है। तो यहां पर ऋणायन की जगह पर इलेक्ट्रॉन है, दैट्स अ एफ सेंटर, यहां पर एफ केंद्र आ जाएगा। बस हो गया, कुछ है, कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग चाहें, अगर आप लोग पढ़ना चाहें, आप टॉपर बन सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, अब समय नहीं है आपके पास। ठीक है, तो ऐसे ऐसे समझिए, टॉपिक सब समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब मैं आगे चलूंगा। ठीक है, नोट हो गया, चलिए रोक कर आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। नेक्स्ट देखिए, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकता। ठीक है, देखिए क्या है, शॉर्टकी दोष की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी दोष क्या होता है। देखिए ठोसों में बहुत सारे दोष हैं, शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, लेकिन यहां पर शॉर्टकी दोष कहा जा रहा है। तो देखिए वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण निर्मित होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकी दोष। ता कर दीजिएगा, शॉर्टकी दोष कहते हैं। यानी कि ऐसा दोष जिसमें क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपनी जगह से लुप्त हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं शॉर्टकी दोष। यानी कि प्लस और माइनस समान संख्या में दोनों आयन गायब हो जाएंगे, वो है शॉर्टकी दोष, जैसे अभी मैंने समझाया। तो पहले ध्यान दीजिए, वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है, शॉर्टकी दोष कहलाता है। पहले उदाहरण समझ लीजिए, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं इसमें क्या क्या, पहले तो NaCl ले लीजिए, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, CSCl पोटेशियम क्लोराइड और KCl
सॉरी सीजियम क्लोराइड CaCl, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड AgBr, ठीक है, आदि ये सब होंगे साटकी दोष के एग्जाम्पल। अब समझते हैं कि साटकी दोष होता क्या है, क्योंकि सिर्फ एग्जाम्पल समझने से काम चलने वाला नहीं है। तो देखिए मान लीजिए मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ठीक है, या यहीं पर मैं समझा देता हूं, इसको थोड़ा यहां पर कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए यहां पर समझिए आप लोग, ये देखिए, ठीक है, और दूसरा देखिए जैसे मैंने उसमें समझाया था वैसे इसमें भी मैं समझाऊंगा। ये देखिए, ठीक है, ये दोनों क्या है बताइए, दोनों क्या है, ये दोनों है क्रिस्टल जालक, ठीक है, ये दोनों क्या है, क्रिस्टल जालक। नीचे आप लोग लिख दीजिएगा ये क्या है, क्रिस्टल जालक, जिसे हम लोग क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होंगे, जब ये क्रिस्टल जालक है तो इसमें धन आयन होंगे, ऋण आयन होंगे, तो वही मैं यहां पर लाता हूं, ये देखिए ये, ठीक है, ये ऐसे अभी भी कण होंगे, ये जालक बिंदु है, ये जो आयन है उनका जालक बिंदु है, ठीक है। ये देखिए ये मैं दोनों को बना रहा हूं, एक को मैं सिंपल बनाऊंगा, एक को मैं साटकी दोष वाला ही बनाऊंगा, ठीक है। ये देखिए हो गया, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब देखिए इसमें कुछ होगा, इसमें है धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, सॉरी ऋण आयन यहां पर मैं कर देता हूं, ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, ठीक है। फिर यहां पर कर देता हूं धन आयन, ऋण आयन, धन आयन एंड ऋण आयन, ठीक है। तो इसमें आयन है हमारे, देखिए धन आयन है, ऋण आयन है, धन आयन है, ऋण आयन है, एक अच्छी व्यवस्था में है। तो ये तो एक सामान्य क्रिस्टल जालक होगा, ये है सिंपल क्रिस्टल जालक। लेकिन अब इसमें आते हैं भैया हमारे जिनका नाम है साटकी दोष। क्या नाम है इनका, साटकी दोष, ठीक है। अब अगर इसमें साटकी दोष हो जाए तो क्या होगा बताइए, इसमें साटकी दोष अगर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन, ठीक है। फिर धन आयन, ऋण आयन, सॉरी यहाँ पर ऋण आयन, जैसे उसमें लिखा है वैसे इसमें भी हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम वैसे लिखेंगे, सेम प्रोसेस जो उसमें मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर हम कर देंगे क्या है, ऋण आयन है, ठीक है, ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन और धन आयन, ठीक है। अब यहां पर क्या कर देंगे, धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन। अब देखिए यहां पर क्या है, इस क्रिस्टल जालक में हमारे धन आयन, ऋण आयन सभी हैं, लेकिन यहां पर क्या है, एक हमारा धन आयन गायब है और एक यहां पर ऋण आयन गायब है, यानी कि यहां से एक धन आयन और यहां से एक ऋण आयन हमारा गायब हो गया और वो आ गया बाहर। देखिए ये दोनों हमारे बाहर आ गए, ठीक है। एक हमारा धन आयन ये बाहर आ गया, देखिए एक धनायन बाहर आ गया, एक ऋणायन बाहर आ गया, ठीक है। तो यहां पर साटकी दोष उत्पन्न हो गया, क्योंकि साटकी दोष में क्या है, वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थान से लुप्त होने के कारण निर्मित होता है, वो होता है साटकी दोष। यानी कि साटकी दोष में धनायन और ऋणायन समान संख्या में गायब होंगे। तो देखिए यहां पर एक धनायन गायब है, यहां पर एक ऋणायन गायब है, यानी कि समान संख्या में दोनों गायब हैं, तो ये साटकी दोष होगा, ठीक है। और यहां पे अगर दो धनायन गायब हो जाएं, दो ऋणायन गायब हो जाएं, तो भी यहां पर साटकी दोष उत्पन्न होगा, क्योंकि दोनों समान संख्या में हैं। तो अगर किसी क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन समान संख्या में गायब हो जाएंगे, अपने स्थान से लुप्त हो जाएंगे, उसे हम लोग बोलेंगे साटकी दोष। और जो धनायन और ऋणायन होंगे वो अपने स्थान से, अपने जालक से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि इस जालक में धनायन ऋणायन सब है। जब इसमें साटकी दोष हुआ, देखिए उत्पन्न हो गया, तो एक धनायन एक ऋणायन गायब हो गया, तो इसमें समान संख्या में ये गायब हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है NaCl, CaCl, KCl, AgBr आदि। अब दूसरी चीज, एक और चीज पूछा जाता है कि बताइए यदि किसी क्रिस्टल जालक में साटकी दोष उत्पन्न हो जाए तो क्या उसके घनत्व में कोई परिवर्तन होगा? बताइए होगा कि नहीं होगा। यहां पर धनायन और ऋणायन अपने स्थान से समान संख्या में गायब हो गए, क्या इनके घनत्व में परिवर्तन होगा? हाँ बिल्कुल होगा, घनत्व तो परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि घनत्व तो इनका कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धनायन और ऋणायन गायब हो गए हैं और हमें पता है घनत्व बराबर क्या होता है, व्हाट इज डेंसिटी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। डेंसिटी इक्वल टू मास अपान
वॉल्यूम, ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो एक बात बताइए, जो घनत्व है वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व कम होगा। अब यहां से एक धनायन और ऋणायन देखिए बाहर आ गए, तो देखिए कम तो हुआ, तो ये क्या होगा, इसका घनत्व कम हो जाएगा। तो आप लोग लिख दीजिए 60 की दोष, किसी क्रिस्टल के में 60 की दोष होने पर उसका घनत्व जो है कम हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए आप दो बर्तन लिए हैं सेम, एक में आपने 10 सेब को रख दिया, एक में दूसरे में भी 10 को रख दिया। अब एक में 10 है, दूसरे में आपने क्या किया, 2 उसमें से निकाल लिए। जैसे इसमें देखिए कितने थे, 4 4 4, यानी कि 12 आयन थे, 12 में से 2 बाहर निकल गए, तो इसका द्रव्यमान कम नहीं हो जाएगा। उसी बर्तन में से 2 सेब निकाल लीजिए, तो एक में 10 है, एक में 8 है, तो 8 वाला कम हो जाएगा। वही यहां पर भी होगा, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान जब कम होगा तो आयतन, तो इसका घनत्व भी कम हो जाएगा। तो आप लोग बता सकते हैं कि किसी क्रिस्टल जालक में अगर 60 की दोष है तो उसका घनत्व जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो 60 की दोष समझ में आ गया। 60 की दोष में हमारे क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन और ऋणायन लुप्त हो जाते हैं। हो गया, कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, पहले आप नोट कर लीजिए ध्यान से, उसके बाद हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक फ्रैंकल दोष। मैंने बताया 60 की दोष और फ्रैंकल दोष, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ये भी बीवीआई क्वेश्चन है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी नहीं भूलना है। इसमें क्या होता है इसको समझ लीजिए। उसी तरह है सेम टू सेम। देखिए क्या है, क्रिस्टल जालक में किसी आयन के अपना जालक बिंदु क्षेत्र छोड़कर अंतराकाशीय स्थल ग्रहण करने के कारण उत्पन्न हुआ दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। यानी कि फ्रैंकल दोष में क्या होता है, जो आयन होता है वो अपने जालक बिंदु को छोड़कर, यानी कि जहां पर वो पहले था उसको छोड़कर उसी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। ठीक है, उसी क्रिस्टल में रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम फ्रैंकल दोष। इस दोष में वास्तविक स्थान पर शून्यता दोष तथा अंतराकाश में अंतराल पर दोष उत्पन्न होता है। यानी कि इसमें कौन सा रिक्तिका दोष भी उत्पन्न होता है और अंतराकाशी दोष भी उत्पन्न होता है, जिस कारण इस दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं। यह दोष क्रिस्टल के घनत्व को प्रभावित नहीं करता। यानी कि अगर किसी क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष है तो वो क्रिस्टल के घनत्व को प्रभावित नहीं करेगा, उसका घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आयन है वो अपने जालक बिंदु को छोड़कर उसी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। अंतराकाशीय स्थान का मतलब जो रिक्त स्थान होता है, तो उसी क्रिस्टल में रहेगा, तो क्रिस्टल का घनत्व तो बदलेगा नहीं, क्योंकि जब उसी में रह जाएगा तो द्रव्यमान, क्योंकि जगह चेंज हुआ है, स्पेस वो नहीं। ठीक है, तो देखिए अभी समझिए इसको। इसका भी एग्जांपल पहले समझ लेते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, यहां पर मैं एग्जांपल लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे इसका AgCl ZnS AgBr, ठीक है, AgI CaF2 आदि, ये सब जो हैं इसके उदाहरण हैं। थोड़ा अच्छे से लिख दीजिएगा। देखिए एग्जांपल क्या क्या होगा, AgCl ZnS AgBr AgI आदि। ठीक है, AgCl सिल्वर क्लोराइड, ZnS जिंक सल्फाइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, AgI सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहो तो मैं यहां पर लिख दूं, फिर उसको मैं इरेज कर दूंगा। ठीक है, एग्जांपल में देखिए, सबसे पहले AgCl, ठीक है, उसके बाद में क्या है ZnS, उसके बाद में है AgBr, उसके बाद में AgI, फिर उसके बाद में CaF2। ये सब एग्जाम्पल हैं, याद रखिएगा। और यहां पर एक चीज और नोट कर लीजिएगा, जो AgBr है ये एक ऐसा यौगिक है जिसमें आपका 60 की दोष और फ्रैंकल दोष दोनों पाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा यौगिक है जिसके क्रिस्टल में 60 की दोष और फ्रैंकल दोष दोनों मिलता है। दैट्स AgBr, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड इज अ कंपाउंड। ये एक ऐसा क्रिस्टल है, इसका क्रिस्टल ऐसा होता है कि इसमें दोनों दोष पाए जाते हैं। बस हो गया। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं, ऊपर वाला लिखा रहेगा, इसको मैं इरेज कर दूंगा। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए इसका चित्र हम समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बिना चित्र के सब बेकार है। ठीक है, ये देखिए इतना बड़ा सा चित्र मैं बनाऊंगा। ठीक है, और एक और बना देता हूं, क्योंकि एक सिंपल में बनाता हूं और दूसरा मैं दूसरी तरीके से। ठीक है,
ये देखिए हो गया चित्र। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ और चीजें बना लेते हैं जो हम बनाते थे, बताइए क्या है वो। ये देखिए आयन, ये ठीक है। उसके बाद में ये उसके बाद में ये ऐसे रहेंगे। इसमें भी मैं बना देता हूं, देखिए बना लीजिए पहले, उसके बाद में देखा जाएगा। हो गया चित्र। अब आप लोग कहेंगे सर जी ये गैप क्यों छोड़ दिया, अभी बताऊंगा गैप किसी काम के लिए मैंने छोड़ा। ये हो गया ठीक है। अब देखिए मैंने बताया आपको कि ये जो हमारा है ये एक सिंपल क्रिस्टल जालक है। इसमें धन आयन है, ऋण आयन है, धन आयन, ऋण आयन, ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, फिर धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन, ऐसे हैं। ये तो हमारा सिंपल हो गया क्रिस्टल जालक, दैट्स अ सिंपल। ठीक है, समझ में आया। ये एक सिंपल है क्रिस्टल जालक। अब देखिए इसमें हम फ्रैंकल दोष देखते हैं। फ्रैंकल दोष मान लीजिए हो जाता है इसमें फ्रैंकल दोष, ठीक है। अब इसमें अगर फ्रैंकल दोष उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा, मैंने बताया अभी आपको, किसी आयन के अपना जालक बिंदु क्षेत्र छोड़कर अंतराकाशीय स्थल ग्रहण करने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं फ्रैंकल दोष। ठीक है, तो देखिए यहां पर होगा क्या, देखिए यहां पर हमारा यहां पर एक और बना देता हूं मैं, ये ठीक है हो गया। अब देखिए यहां पर क्या होगा, धन आयन हमारा है, अब यहां पर ऋण आयन है, धन आयन है, ऋण आयन है, ऋण आयन है, धन आयन है, ऋण आयन है, धन आयन है, फिर ऋण आयन है, धन आयन है, ऋण, धन एंड ऋण आयन। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक आयन जहां पर माइनस होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, ऋण आयन होना चाहिए, इसने अपना जालक बिंदु छोड़ दिया और इस स्थान पर ये आ चुका है। देखिए ये यहां पर आ गया। ठीक है, यानी कि इसने अपना जो जालक बिंदु था, जालक बिंदु का मतलब जहां पर ये पहले था, जहां इसकी स्थिति थी, उसको ये छोड़कर एक अंतराकाशीय स्थान में चला गया है। अंतराकाशीय स्थान का मतलब जो इसमें रिक्त स्थान है, जैसे देखिए इनके बीच में रिक्त स्थान ये सब है, अब इसने अपना जालक बिंदु छोड़कर इस स्थान पर ये आ गया है। तो ये कौन सा दोष होगा, ये फ्रैंकल दोष होगा, क्योंकि इसमें जो अवयवी कण है या आयन है वो अपने जालक बिंदु को छोड़कर इसी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में चले गए हैं। ठीक है, तो यही होगा फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष जो होता है, इसमें जो आयन है वो अपना जालक बिंदु छोड़कर उसी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा दोष, फ्रैंकल दोष। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताइए आप कि क्या इसके घनत्व में परिवर्तन होगा, क्या इसके घनत्व में परिवर्तन होगा, बताइए आप लोग। देखिए इसमें क्रिस्टल जालक में सभी हैं, यानी कि 12 आयन थे, 12 के 12 हैं। साइड में मैंने क्या किया है, यहां पर भी 12 आयन थे और 12 के 12 आयन इसी क्रिस्टल जालक में। देखिए ये वाला बाहर नहीं गया है, 60 की दोष में दोनों बाहर चले गए थे, तो जब बाहर चले जाएंगे तब तो उनका द्रव्यमान कम ही हो जाएगा, तो घनत्व कम हो जाएगा। यहां पर 12 जो थे, 12 के 12 इसी क्रिस्टल में हैं, क्योंकि इसी क्रिस्टल के ये अंतराकाशीय स्थान में आ गया, तो घनत्व इसका अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए आपने किसी बर्तन में, 2 बर्तन आपने ले लिए, एक इधर एक इधर, इसमें आपने 12 सेब को रखा, इस बर्तन में भी 12 सेब को रखा एक क्रम में। ठीक है, तो क्रम में आपने रख दिया। अब मान लीजिए 12 सेब अच्छे से लगे हैं क्रम में, एक में आपने क्या किया, उसके एक सेब को उठाकर नीचे से ऊपर रख दिया, तो क्या उसका भार कम हो जाएगा, बताइए। क्या जो उसमें सेब थे, जितना भार था, जितना द्रव्यमान उसका था, क्या वो कम हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि आपने नीचे से उठाकर ऊपर रख दिया है। अगर आप उसको तौलेंगे, देखेंगे तो उतना ही वेट रहेगा, तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वही यहां पर भी है, देखिए इसमें 12 आयन थे, हमने क्या किया, इसमें यहां से आयन जाकर यहां पर अंतराकाशीय स्थान में चला गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है, ये आयन इसी क्रिस्टल जालक में है, और जो घनत्व होता है वो क्रिस्टल का घनत्व तो हम लेते हैं, तो इसके क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। बस हो गया, एग्जांपल समझ गए। यहां पर इसको आप नोट कर लीजिए, जल्दी से पहले नोट कीजिए।
देखिए नोट कर लिया होगा आपने, वीडियो को रोक लीजिएगा, मैं उधर गया था, आप वीडियो को रोक लीजिएगा, ठीक है, फिर नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारे 8 टॉपिक हो चुके हैं, ये भी आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर AgBr जो है याद रखिएगा, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके क्रिस्टल में साटकी एवं फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा, फ्रैंकल दोष, साटकी दोष, यफ केंद्र, संकुलन क्षमता, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। हमने पढ़ा 12th केमिस्ट्री के 8 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं और इस बार भी आएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही दूसरे चैप्टर का भी टॉपिक लेकर आऊं, यू हैव टू लाइक मोर एंड मोर फॉर दिस वीडियो, ठीक है। आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके ही पढ़िएगा, ठीक है। तो ये हमारे थे 8 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। तो इन 8 टॉपिक को आपको चैप्टर 1 में से पढ़ लेना है, क्योंकि हर साल ये आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो यहीं पर आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग वीडियो फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।